जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका। आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यह इस सीरीज का 19वां क्लास होगा। इसके पीछे हमने 18 क्लास को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के पीछे के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वह कराए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको देखने को मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि 3 का पावर है 45 माइनस 1 और 3 का पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। हमें इन दोनों व्यंजकों का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। और एचसीएफ के बारे में हमें पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 18 और 24 का आप बताइए कि एचसीएफ क्या होगा, तो इस दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वही इसका एचसीएफ होगा, वही इसका मसा होगा। तो इस दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर है 6। 6 इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा गया है एक बार गौर से इसको देखिएगा। पहला क्या है, 3 का पावर है 45 माइनस का 1 है, एक तो यह वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 3 का पावर 35 और माइनस 1, यही तो है। इसी दोनों का हमें क्या निकालना है, इसी दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। एक चीज आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर पढ़ाया गया है, क्या है वह है आपका x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अगर कोई भी व्यंजक इस फॉर्मेट में है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्मेट में है तो वह हमेशा आपका x माइनस ए से कटेगा। किससे कटेगा, x माइनस ए से कटेगा, यानी इसका एक फैक्टर x माइनस ए होगा। हम अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कुल मिला के इस तरह का 3 आपको फॉर्मूला पढ़ना है, जिसमें से पहला क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में अगर कोई व्यंजक है तो वह x माइनस a यानी इसके बेस के अंतर से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, इस बेस के अंतर से कटेगा। यहाँ पे आप गौर से देखिए, 3 का पावर 45 माइनस 1 है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5, ठीक है, और होल पावर इसका 9 लिख सकते हैं। देख लीजिए 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 को अपनी जगह पे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 का पावर 5 कितना होता है, 243, तो इधर हो गया आपका 243। पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस 1 को अपने जगह रहने दीजिए, और 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो पावर इसका 9 ही से। पावर 9 क्यों रख दिए, पावर 9 इसलिए रख दिए ताकि इसका जो फॉर्म है वो इस तरीके का हो जाए, x टू द पावर माइनस a टू द पावर n का। 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम पावर यहाँ पे 9 रख दिए। अब एक बात बताइए कि यह व्यंजक जिस फॉर्म में है उससे क्या पता चलता है कि यह आपका 243 माइनस 1 यानी कि 242 से कट जाएगा। बता सकते हैं ना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है, तो यह x माइनस a यानी 243 माइनस 1 242 से कटेगा, तो इधर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वह आपका 242 से कट जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं। यहां देख लीजिए क्या है, 3 का पावर आपका 35 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और इसका होल पावर हम लिख सकते हैं 7, और माइनस कितना, माइनस का 1 जो है उसको अपने जगह पे। 3 का पावर 5 कितना होता है, 243 होता है, 3 के पावर 5 के लिए 243 लिखिए। बाहर वाला जो पावर 7 है उसको अपने जगह पर, माइनस का 1 है तो 1, और 1 का पावर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 7 दे सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी फॉर्म वही हो गया ना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो यह वैल्यू भी आपका x माइनस a यानी कि 243 माइनस 1 242 से कट जाएगा। जब आप गौर से देखिएगा तो क्या पता चल रहा है, यह वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है यह भी 242 से कटता है, और यहाँ जो एक्सप्रेशन है वह भी 242 से कटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 242। इन दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर है, इन दोनों एक्सप्रेशन को जो काटेगा वह क्या है, 242 है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो आपका 242 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको दिक्कत दे सकता है, जहाँ पे परेशानी हो सकती है, उन सारे क्वेश्चंस को आपके बीच हम लेकर के आते रहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते रहिएगा, उसका रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही यूजफुल होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे। यानी एक छात्र जो 65% नंबर लाया
उसको जो है जो पासिंग मार्क्स था यानी जितने नंबर पे पास होना चाहिए था उससे 20 नंबर कम आया। ध्यान से समझिएगा, 65% नंबर लाने के बावजूद वह पास नहीं किया है, वह 20 नंबर पीछे रह गया। आगे देखिए, दूसरे छात्र ने 80% नंबर लाया और यह जो है अंक अर्हता अंकों में 5% अधिक है। दूसरा स्टूडेंट कितना परसेंट नंबर लाया है? 80%, और वह 5% ज्यादा नंबर ले आया, यानी कि 80% से 5% कम भी नंबर लाता तो भी वह पास कर जाता। ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या बोला है कि एक स्टूडेंट 80% अंक प्राप्त किया और ए अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक, यानी पासिंग मार्क्स से 5% अधिक कितना है? 80। यहां से क्लियर क्या पता चला कि 80% जो नंबर लाया उसको 5% ज्यादा नंबर आ गया है। इसका मतलब है कि पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 75, यानी 75% लाने वाला स्टूडेंट क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले स्टूडेंट को कितना आया था? 65% लाया नंबर आया था, तो पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट कम नंबर आया था? 10% ना। पास करने के लिए चाहिए 75%, और जो पहला स्टूडेंट है उसको 65% नंबर आया था, यानी कि पासिंग मार्क्स से 10% कम, जबकि अंकों में कितना नंबर कम आया था? 20 नंबर। यह स्टूडेंट को अंकों में देखा जाए तो 20 नंबर कम आया था, जबकि परसेंटेज में जो है वह 10%, तो 20 नंबर जो है वो आपका 10% का मान हो गया। 10 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा, और अगर कुल नंबर निकालना है मतलब 100% का मान, तो हम 100 से गुना करेंगे। देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 20 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम लोग अपने आंसर तक इस तरीके से पहुंच सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है ना। क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। 65% लाने वाला जो है उसको 20 नंबर कम मिला है, और 80% वाला को 5% ज्यादा, यानी 75% पर ही पास हो रहा है। तो 75% पे पास हो रहा है, पहला को 65% नंबर आया, यानी कि पासिंग मार्क्स से परसेंटेज में 10% कम, जबकि अंकों में 20 अंक कम। इसका मतलब 20 अंक जो है वह 10% का मान है। 10 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। उसके बाद फिर हमें टोटल मार्क्स निकालना है, यानी 100% का मान, तो हम क्या करेंगे इसमें? 100 से गुना। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। ऋचा का आय जो है वह मीना के आय से कितना अधिक है? 9 सही 1/11। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। 9 सही 1/11% बोला है ना, इसका पूर्णांक तोड़िए, देखिए वैल्यू क्या आता है। 11 नमा 99 और 100, 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 बट्टा यहाँ पे 11 हो जाएगा, और अगर हम इस प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में तो हमारा 100 होगा ही। सोल्व करिए, 100 से 100 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1/11। तो 1/11 किसका वैल्यू आया? 9 सही 1/11% का। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऋचा की आय मीना की आय से इतना अधिक है। ऋचा की जो आय है ना वह मीना की आय से कितना अधिक है? 1/11 अधिक है। ऋचा की आय 1/11 अधिक है, यानी मीना की आय अगर 11 है तो ऋचा की आय कितना है? 12 हो जाएगा। गौर से समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए 9 सही 1/11% अधिक है, इसका मतलब कि 1/11 अधिक है। 1/11 अधिक है, इसका मतलब मीना का आय अगर 11 है तो ऋचा का आय कितना होगा? 11 + 1 12। अगर बोलता 1/11 कम है, इसका मतलब क्या होता कि मीना का अगर 11 है तो ऋचा का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जिसका अधिक बोलेगा उसमें हमको प्लस करना है। बोला है ऋचा की आय जो है, ऋचा की आय मीना की आय से इतना अधिक, तो ऋचा का आय ज्यादा रखना है, मीना का कम रखना है। आगे अब बोला है कि मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है। अब इसके अनुसार बताइए कि ऋचा की आय जो है, सॉरी मीना की आय जो है वो ऋचा की आय से कितना कम है। तो मीना का आय है 11, ऋचा का 12, कम कितना है? 1 कम है। कितना से? 12 से। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। इसी को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 12 से भाग करिए तो 12 8 96, ठीक है। अगर 12 से भाग करिएगा तो 12 8 96 यही तो आएगा। 12 8 96 शेष क्या बचेगा? 4। इसी फॉर्म में आंसर दिया है, तो 8 सही 4/12% यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 सही 4/12 कौन सा विकल्प है? विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में अगर सीधे कोई वैल्यू दे दिया होता, जैसे बोलता कि 20% अधिक है, तो हम क्या लिखते? 20 को ऊपर लिखते, और अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़कर वैल्यू नीचे लिखते, प्रतिशत के लिए गुना करते 100 से, डायरेक्ट मान निकाल लेते। लेकिन चूंकि इस फॉर्म में दिया है तो हमें इतना सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यह भी। लंबाई चौड़ाई में 25% की वृद्धि किया गया है,
आपको एक बात पता होना चाहिए कि घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है आपका? वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। अच्छा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, LBH होता है। तो अगर हम LBH में भाग कर ले LB से तो क्या बचेगा भाई? LBH में LB से भाग करिएगा तो H बचेगा। यह चीज तो क्लियर हो गया। तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि। तो 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ भाई? 25% का मान कितना होता है? 25% वृद्धि का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। 25% का मान बताइए कितना होता है? आप बोलिएगा सर 25% का मान 25/100 यानी 1/4 होता है। 1/4 की वृद्धि, तो 1/4 की वृद्धि हुआ है लंबाई में और चौड़ाई में। तो गौर से देखिएगा, अगर लंबाई में 1/4 की वृद्धि, इसका मतलब अगर पहले वाला लंबाई है 4 है तो नया लंबाई क्या होगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब पहले वाला चौड़ाई 4 है तो नया 1/4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा 4 से यानी कि 5 हो जाएगा। समझिए इस बात को, क्या बोला है? लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि। तो 25% का मान 1/4 यानी 1/4 की वृद्धि। कहने का मतलब अगर पहले 4 था तो अब 1 बढ़ा दीजिए यानी कितना कर दीजिए? 5। तो लंबाई को 4 से 5 कर दिए। चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि, तो चौड़ाई को भी 4 से 5 कर दिए। अब बोला क्या इस क्वेश्चन में? इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, वह क्या है? आयतन समान रखना है, यानी आयतन हमारा 1:1। समान का मतलब कि इक्वल होना चाहिए। तो आयतन को क्या करना है? 1:1 रखना है। हमें क्या बताना है? ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में परसेंटेज वृद्धि कर दिए हैं तो आयतन भी तो बढ़ जाएगा। तो आयतन को समान रखना है, यानी आयतन में वृद्धि ना हो, इसके लिए अब जो है हमें कितना परसेंट की कमी ऊंचाई में करना होगा। लंबाई चौड़ाई बढ़ा दिए, ऊंचाई को कम करना पड़ेगा। कितना कम करें? गौर से देखिएगा। आप एक चीज बताइए कि आयतन कितना है हमारा? आयतन 1 है। आयतन में अगर हम भाग करें लंबाई गुने चौड़ाई से, ऊंचाई निकल जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा? 16। तो यही तो आयतन है, और आयतन में भाग करेंगे किससे? लंबाई गुना चौड़ाई से। यहां देखिए LBH, आयतन तो यही होता है। तो LBH में अगर हम भाग करें LB से लंबाई गुने चौड़ाई से तो क्या बचेगा? ऊंचाई। तो हमारा आयतन यही है। आयतन में हम लंबाई गुने चौड़ाई से भाग करेंगे तभी तो ऊंचाई निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहां देख लीजिए, आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई यानी 5 गुने 5 से भाग करिए, क्या निकल जाएगा आपका? ऊंचाई। अब ऊंचाई आपका भिन्न के रूप में है, बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका, यह वैल्यू यहाँ आएगा, यह वैल्यू यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 25 अनुपात कितना? 16। यानी ऊंचाई को 25 से 16 करना पड़ेगा। तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी हो जाएगा? तो 25 से 16 करने का मतलब कि 9 का कमी होगा। 9 का कमी होगा कितना में? 25 में। 9 का कमी 25 में हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 चौके 16, 9 गुने 4 यानी कि 36% आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, यह भी आपका क्वेश्चन था। क्या होगा? 36% जो है वह आपका यहाँ पे किसमें कमी करना पड़ेगा? ऊंचाई में। अगर ऊंचाई में 36% की कमी करते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन आपका नहीं आएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। देखिए क्या है, बोला है 120 पेनों का क्रैमुल एक्स पेन के विक्रैमुल के बराबर है। एक बात आप हमेशा समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन में क्रैमुल और विक्रैमुल जो है वह वस्तु के रूप में थे, उस केस में क्या होगा कि जिसके साथ क्रैमुल लगा होगा वह आपका विक्रैमुल हो जाता है, और जिसके साथ विक्रैमुल लगा होगा वह क्रैमुल हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब क्रैमुल और विक्रैमुल रुपया के रूप में न देकर के वस्तु के रूप में थे। जैसे जनरली किसी वस्तु का कीमत देता है कि 500 रुपया में खरीदा, तो क्रैमुल यहाँ 500 रुपया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोले कि इतने वस्तु का क्रैमुल इतने वस्तु के विक्रैमुल के बराबर, यानी वस्तु के रूप में दे दे, उस समय आप उल्टा कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला? 120 पेन का क्रैमुल, तो 120 के साथ क्या लगा हुआ है? क्रैमुल लगा हुआ है, तो इसको उल्टा कर देना है, इसको विक्रैमुल के अंदर रख देना है। तो विक्रैमुल हो गया हमारा 120। आगे देखिए, एक्स पेन के विक्रैमुल के बराबर, तो अब एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हमारा हो जाएगा क्रैमुल, ठीक है। और इस सौदे में क्या हुआ है? 25% का लाभ, तो एक्स का मान बताइए। इस सौदे में 25% का लाभ हुआ है। सबसे पहला चीज तो हमें यही करना है कि उल्टा कर देना है। 120 पेन का क्या बोला है? क्रैमुल, इसका मतलब 120 हमारा विक्रैमुल हो जाएगा, उल्टा कर देना है। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए, एक्स का मान ज्ञात करना है यानी कि क्रैमुल। आप एक चीज बताइए कि विक्रैमुल आपका कितना है? 120 है, और इस विक्रैमुल में क्या हो रहा है? 25% का लाभ। तो 25% का लाभ यानी कि यह 125% का मान हो जाएगा। इतना जो है यह क्या है आपका? इसमें 20%, यह विक्रैमुल है, और इस विक्रैमुल में 25% का लाभ यानी कि यह 125% का मान निकल जाएगा। हमें क्या बताना है? क्रैमुल कितना, यानी कि 100% का मान। तो हम क्या करेंगे? 100 से
गुना कर देंगे। क्लियर। चलिए अब आप इसको सोल्व करिए। 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। और 5 से काटिएगा, यह कितना बार में कटेगा? 24 बार में। 24 गुने 4 कितना होगा? 96। यही वैल्यू किसका आया? यही वैल्यू x का आया। x क्या है? x आपका था x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी हमारा आंसर जो है, यानी x का जो मान है वो आपका कितना हो गया? 96 हो गया। विकल्प सी यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा, है ना। आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या है। बोला है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे दो एंगल्स को बोलते हैं जिसका सम आपका 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ बोला है कि एक कोण दूसरा से 36 डिग्री अधिक है, तो एक कोण हम मान लिए x, तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 36, यही तो होगा। एक कोण हम मान लिए x, तो दूसरा हमारा x प्लस 36 हो जाएगा। अब एक x है, छोटा वाला x है, बड़ा वाला x प्लस 36 है, और यह दोनों सप्लीमेंट्री है यानी कि संपूरक कोण है। इसका मतलब इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। होगा। यहां से देखिए x प्लस x 2x हो जाएगा। 2x बराबर 36 इधर आके 180 में से घटेगा तो 144 डिग्री, और यहां से देखिए 2 से काटेंगे, चूंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। यही हमें बताना था कि छोटे कोण का माप क्या होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 72 डिग्री। बड़े कोण का माप पूछता कितना कर लेते? 72 में हम 36 जोड़ लेते, 72 36 108, तो 108 डिग्री जो होता वो हमारा बड़ा कोण हो जाता। छोटा कोण कितना? 72 डिग्री। दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 180 डिग्री आपका आ जाएगा। अगला देखिए क्या बोला है। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। नियमित बहुभुज है यानी कि रेगुलर पॉलीगन है। बहुभुज किसको बोलते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, खष्टभुज है, सप्तभुज है। जो भी समतलाकृति है इस तरह का, वह सबका सब क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी 3D आकृति है वह आपका बहुभुज नहीं होता है। जैसे गोला है, शंकु है, बेलन है ना, घन है, घनाभ है, यह सब हमारा पॉलीगन नहीं होता है। पॉलीगन एक समतल आकृति होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, जिसमें मोटाई आपका नहीं होता है। अब यहाँ बोला है कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है प्रत्येक बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या, तो हम भुजाओं की संख्या मान लेते हैं n। तो भुजा अगर n है तो कोण भी n होगा। तो 60 डिग्री जो है एक भुजा का माप हो गया, एक कोण का माप हो गया, तो सभी कोण का माप 60 डिग्री गुना n होगा। और किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, चाहे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, दशभुज है, कोई भी पॉलीगन के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। त्रिभुज से लेकर के दशभुज कोई भी आकृति हो, बाहरी कोण होगा तो कितना होगा? 360। अब काटिए इसको, 60 से काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? यहाँ आपका 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से बताइए भुजाओं का संख्या कितना आ गया? भुजाओं का संख्या 6 आ गया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। क्या बोला था? प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री। अब यह पॉलीगन में कितना भुजा है तो हम n मान लिए, तो भुजा n होगा तो कोण भी n होगा, यानी 60 डिग्री को हम क्या करेंगे? n भुजा है तो n से गुना करेंगे, और टोटल कितना हो जाना चाहिए? 360। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? सभी कोणों का योग होता है 360, 360 में एक कोण के माप से भाग करेंगे तो भुजाओं का संख्या यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। और अंतः कोण कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री करके। अगला देखिए क्या बोला है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का माप। बोला है कि त्रिज्या 3.5 और 4.5। एक बात बताइए कि जो दो वृत्त है ना, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, जो 4.5 है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, जो कि है आपका कितना? 3.5। और इसके अलावा दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी को हम d से डिनोट करेंगे, d फॉर डिस्टेंस। यह कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। यही तो है, सब डाटा सेंटीमीटर के रूप में। हमें क्या बताना है? अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसी का मान हम लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए, यह दो सर्किल है हमारा। ठीक है। अब इन दोनों सर्किल में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी इस प्रकार का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसी का लंबाई पूछा है।
ठीक है। इसी काम से क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को ही, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से, और यही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या अनुप्रस्थ का मतलब तिरछी होता है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका लंबाई पूछा है। अगर सीधी पूछा जाता, इसका मतलब दो वृत्त हमारा अगर इस तरीके से है, एक का केंद्र यहाँ एक का यहाँ है, केंद्रों के बीच की दूरी मतलब यह डी है, सीधी पूछा जाता मतलब इसका माप पूछा जाता है, यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट, सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। जब किया क्या है, तिरछा, तिरछा को हम क्या बोलेंगे, टीसीटी बोलेंगे, यानी तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो जब भी आपको तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना पड़े ना, ध्यान से समझिएगा, हमें करना है रूट अंडर डी स्क्वायर, क्या करना है, यानी दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है डी स्क्वायर और माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और अगर कॉमन टेंजेंट यानी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इतना करना होता है। यहाँ अनुप्रस्थ बोला यानी तिरछी, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह दोनों का दोनों फॉर्मूला। चलिए, तो डी की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, माइनस कैपिटल आर का वैल्यू 4.5, स्मॉल आर का वैल्यू 3.5, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा ना, 5 5 10 0, 4 3 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। अब 100 में से 64 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 36, और 36 का वर्गमूल कितना, 6, तो आंसर यही तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6। हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इस पॉइंट पे आना है, हम डाटा को देखेंगे, अगर फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा तो सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, और अगर नहीं पता होगा तब तो फिर हम इसमें लटके हुए रह जाएंगे। हमें फिगर बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो आपको समझाने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो जब भी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे, और अगर तिरछा पूछ दे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करना है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 9 40 41 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या है, यही पूछा है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या आप इन भुजाओं को देख के बता सकते हैं, जैसे देखिए आपके पास क्या है, 9 है, दूसरा भुजा 40 है और तीसरा भुजा 41 है, यही तो है। इसको देख करके बताइए कि यह जो भुजा है वह किस तरह के त्रिभुज का है, क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो यह समकोण का भुजा है कि नहीं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा, दोनों बड़ी भुजाओं को, छोटी भुजा को छोड़ दीजिए, दोनों बड़ी भुजाओं को एक बार जोड़िए, तो 40 और 41 कितना, 81, और फिर दोनों को घटाइए, तो 40 में से 41 घटाइए कितना, 1, और इसके गुणनफल का वर्गमूल अगर छोटी भुजा के बराबर आ गया, देखिए 81 गुणे 1 81, इसका वर्गमूल कितना हो गया, 9, छोटी भुजा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज है, बोला है कि एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त, अब समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या, यानी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2, क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। अगर हम फिगर बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का हमारा फिगर बनेगा, यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक साइड 9 है, दूसरा 40 है, सबसे बड़ा जो होगा वही तो आपका कर्ण होगा, इसके भीतर कोई वृत्त बना दिए, और इस वृत्त की हमें त्रिज्या यहाँ पे बताना है, इसी को स्मॉल आर से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, तो आप बताइए कि लंब कितना है, 9, आधार कितना है, लंब हमारा 9 है, आधार कितना है, 40 है, और माइनस सबसे बड़ा कर्ण है कितना है, 41 है, और बट्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा। 49 में से 41 माइनस करेंगे 8, 8 बट्टा 2 यानी कितना, 4, तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, है ना, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के यानी कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो वह होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की, यानी समकोण त्रिभुज के बाहर में कोई वृत्त बनाइए और उसका त्रिज्या निकालना होगा तो वह केवल कर्ण का आधा होता है। उस केस में हम लोग केवल 41 का आधा करते, कब, जब हम लोगों से इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या
बोला है लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण, यानी इन तीनों भुजाओं से बनने वाला जो त्रिकोण है, त्रिभुज है, उसके भीतर यानी समकोण त्रिभुज के भीतर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा है। क्या होगा? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। पहचाने कैसे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है? पहचान यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। क्लियर? अगले में आइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण की भुजा हो गई? तो यहाँ पे दिया गया है इन भुजाओं में से पहचानिए कि समकोण त्रिभुज का भुजा कौन होगा। अब अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस ट्रिक लगाते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो सोचिए कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर आना चाहिए। तो हम 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, अगर उसका वैल्यू 85 आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए कितना मुश्किल काम है। तो हमने अभी आपको शॉर्टकट तरीका क्या बताया? पहचान क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का? आप छोटी भुजा को छोड़ दीजिए। क्या करना है? इनमें से छोटी भुजा को छोड़ दीजिए। हम इसको चेक कर रहे हैं कि यह राइट एंगल है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे? दोनों बड़ी भुजाओं को एक बार जोड़िए, तो 84 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 169। और एक बार इस दोनों को घटाइए, 85 और 84 में अंतर कितना का? 1 का। और इसके गुणनफल का वर्गमूल निकाल के देखिए कितना आता है। 169 गुने 1 169, इसका वर्गमूल कितना आया? 13। अगर छोटी भुजा के बराबर आ गया मतलब यही हमारा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अदरवाइज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, और हम इस वैल्यू को देख करके ही जान जाएंगे। अगर इसका वर्गमूल निकल पा रहा होगा तभी तो इसके बराबर आएगा ना, तो ये हमारा राइट एंगल होगा, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। दोनों बड़ी भुजाओं को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, और उसके गुणनफल का वर्गमूल अगर छोटी भुजा के बराबर आ गया, इसका मतलब वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। यहाँ बोला है कि किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित करता है। यहाँ जो दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन है, इसके बारे में बोला गया है कि यह जो है लीनियर इक्वेशन है, मतलब यह एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भी एक रेखा बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वह दोनों जो स्ट्रेट लाइन होगा वह किस तरीके का होगा? स्ट्रेट लाइन आपका तीन ही तरीके का हो सकता है, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए ऐसे, एक इक्वेशन का ऐसे, दूसरा इसके ऊपर आ जाए, या फिर क्या हो सकता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या फिर पैरेलल इस तरीके से। इसको बोलते हैं संपाती, इसको बोलते हैं समानांतर, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अब यह बात हमें इक्वेशन से कैसे पता चलता है? तो इक्वेशन से पता चलने के लिए हमें यहाँ पे देखना होता है a1 बट्टा a2। और से देखिएगा, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका दोनों स्ट्रेट लाइन है वह संपाती हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और कभी कभी हलों की संख्या भी पूछता है, कितने हल होंगे? तो अनंत हल हो जाएगा, है ना। क्या हल होगा? हलों की संख्या अनंत हल हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रहा है। आगे देखिए, अगर a1 बट्टा a2 जो है वह बराबर नहीं है इसके b1 बट्टा b2 के, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। a1 बट्टा a2 जो है अगर बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इस केस में जो है क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा, दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार का केस आपका बनता है ऐसे। और इसका कितना हल होगा? एक हल हो जाएगा। जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा उतना हल, एक हल हो जाता है। कभी कभी हलों का संख्या भी पूछ लेता है। तीसरा केस क्या बनता है इसमें कि अगर a1 बट्टा a2 यह तो है b1 बट्टा b2 के बराबर, लेकिन यह जो है आपका बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, इस केस में क्या होगा? ये जो दोनों इक्वेशन होगा उसका कोई हल नहीं होगा, और वह किस तरह का हो जाएगा? समानांतर रेखा हो जाएगा, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पैरेलल, और इसका कोई हल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यही चेक करना पड़ेगा a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, यह कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना है। अब इस इक्वेशन में देखिए, पहले इक्वेशन में सब 1 है, सब क्या है? सब 1 है, जो x के गुना में होगा वह a1। तो आप बताइए कि a1 बट्टा a2 का मान क्या हो जाएगा? तो पहले इक्वेशन में x के गुना में 6 है और y, और दूसरे इक्वेशन में x के गुना में 2 है, a1 बट्टा a2 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ पा रहे? a1 जो x के गुना में होगा वह a1 होगा, a1 a2 होगा। तो पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वो a1 का मान, और दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वो a2 का मान। तो a1 बट्टा a2 3 आ जाएगा, सीधे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? b1 बट्टा b2 निकालना है। b1 बट्टा b2 निकाल के बताइए कितना आएगा। b1 का मान देखिए कितना है? -3 है। और b2 का मान कितना है? b2 का मान y के गुना में कुछ नहीं है, यानी कि -1 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना? 3 आ गया।
और अब हम निकालेंगे C1 बट्टा C2। पहले इक्वेशन में बताइए C1 का मान कितना है 10 और दूसरे में 9, तो 10 बट्टा 9। अब कंपेयर करिए क्या हो रहा है, यहाँ पे केस क्या बन रहा है, A1 बट्टा A2 बराबर तो है B1 बट्टा B2 के। देखिए A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन यह C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि C1 बट्टा C2 का डिफरेंट वैल्यू आया है। तो किस केस में आ रहा है, इस केस में A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। मतलब यह दोनों रेखा क्या है, यह दोनों रेखा आपका समानांतर है। हमें कुछ नहीं करना है, हम देख के पता चल रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और यह C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। इसको देख के, अगर यह कॉन्सेप्ट पता है तो इसको देख करके पता लग रहा है कि केस यहाँ पे क्या बन रहा है, और इस तरह के केस में हमारा आंसर क्या होगा, समानांतर। आगे देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 4 -3 1 5 3 दिए हुए हो। इसका देखिए एक शॉर्टकट तरीका हम आपको क्या बताए हैं, त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट का माप यहाँ पे दे रखा है, क्या है 2 और 4 है, ठीक है। पहले शीर्ष का यहाँ पे निर्देशांक इतना है, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या है -3 और -1, और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पे 5 और 3 है, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है, कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, गौर से देखिए। इसमें से किसी एक को आप जीरो कर दीजिए, तीनों में से किसी एक को। तो यहाँ पे देखिए इसको जीरो करना आसान है। इसको जीरो करने के लिए बताइए, पहले वैल्यू में, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा y का होता है। पहले वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, दूसरे वैल्यू में 1 जोड़ना पड़ेगा। चूंकि माइनस में +3 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, -1 + 1 करेंगे जीरो आ जाएगा। तो अब जिसको जीरो बना दिए उसको आप छोड़ दीजिए, किसी एक को जीरो बनाइए, कोई जरूरी नहीं है इसको, है ना, कोई जरूरी नहीं इसी को, पहला को, तीसरा को, किसी को भी आप जीरो बना दीजिए। अगर इसको जीरो बनाना होता तो -2 x में करते, y में -4 करते। अगर इसको जीरो बनाना होता तो x में -5 करते और y में -3 करते, ठीक है। तो हमें इसको ज़्यादा आसान लगा जीरो बनाना। अब जीरो बनाने के लिए क्या किए, x के मान में +3 किए, y के मान में +1 किए हैं। यही चीज़ बाकी के दो में करिए। तो यहाँ देखिए x के मान में +3 करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y के मान में +1 तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। इधर देखिए इसमें भी वही करिए, x के मान में +3 तो 5 और 3 8, और y के मान में +1 तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यही तो हो गया। अब हमें क्या करना है, गौर से समझिए। यहाँ पे जो दोनों बाहर वाला वैल्यू है उसका गुना आपस में करिए, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। और इसका निकालना है अंतर। अंतर का मतलब दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटी वैल्यू को घटाइएगा। और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा 2। 40 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा 20, 20 बट्टा 2 कितना 10। आपके क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्या करना है, दोनों आउटर का गुना एक साथ, दोनों इनर का गुना एक साथ, और उसके डिफरेंस का आधा करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर विकल्प डी, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा में टूटकर इस प्रकार जमीन पे गिरता है कि इसका शीर्ष जो है जमीन को स्पर्श करते हुए जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, अगर फिगर नहीं भी रहता तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते। देखिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, गौर से समझिएगा। यह हमारा जो है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। बोला है एक पेड़ जो है हवा के कारण टूट के गिरा है। पेड़ का ऊंचाई कितना है, 12 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई 12 मीटर देख लीजिए, यह हमारा पेड़ हो गया। अभी इस फॉर्म में हम इसको इस तरीके से बना दिए, यह हमारा पेड़ हो गया। अब यह जो है यहाँ से यहाँ तक 12, अब इस ऊंचाई से यहाँ से यह टूट के गिर गया है। क्या हुआ, यहाँ से यह टूट के गिर गया है, और इसका शीर्ष भी जो पेड़ था जो इस प्रकार से खड़ा था उसका शीर्ष यहाँ पे आ गया। यह जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना लिया है, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना लिया है, 60 डिग्री का कोण। आप इसी को देखिए, इसको हटा दीजिए, ये तो कंफ्यूज कर जाइएगा, है ना। चलिए इसको मत देखिए आप, यहाँ जो आपको फिगर बनाया गया उस फिगर को देखिए और समझिए चीजों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बोला क्या इस क्वेश्चन में, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि पेड़ हवा की वजह से कितनी ऊंचाई से जमीन से गिरा था। यानी इसका माप हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इतना ही ऊंचाई से जमीन से, इतना ही ऊंचा से पेड़ टूट के गिरा है ना। और पेड़ का ऊंचाई कहाँ से कहाँ था, वो
तक होगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक यह आपका पैर का ऊंचाई होगा। हमें एक चीज पता है कि जब भी बात हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल को ही पढ़ना है, तो एक यहाँ पे 90 होता है, यह 60 है, तो यह वाला फिक्स होता है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 और 90 डिग्री के सामने की भुजा कितना होता है, 2। यह रेशियो होता है। जब भी 30, 60 और 90 बने, देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इसके सामने की साइड्स का अगर आपको रेशियो निकालना होगा तो 30 डिग्री के सामने का भुजा अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने का भुजा √3 हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने का भुजा कितना होता है, 2 होता है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा पता हो तो हम √3 से गुना कर लेंगे तो 60 के सामने का भुजा निकल जाएगा, और 30 के सामने का भुजा पता हो हम 2 गुना कर लेंगे तो 90 के सामने का भुजा निकल जाएगा। 90 के सामने का पता हो तो हम आधा कर लेंगे, 30 के सामने का भुजा निकल जाएगा। क्लियर? तो इस रेशियो को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से डिटेल में इन चीज़ों को समझाया गया है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई 12 मीटर दिया है ना, आप बताइए कि अनुपात में यहाँ पेड़ का ऊंचाई कितना, तो पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक होगा ना, यानी 2 + √3। अनुपात में पेड़ का ऊंचाई 2 + √3, जबकि रियल में पेड़ का ऊंचाई कितना, 12, यानी 12 2 + √3 का मान है। 2 + √3 से भाग करेंगे, यहाँ से अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट के गिरा है, यानी √3 का मान, तो हम √3 से क्या कर लेंगे, √3 से गुना कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आइए सोल्व करते हैं। देखिए 12 में √3 से गुना करेंगे तो 12 √3 ऊपर में होगा, और नीचे वाला का परिमेयकरण करिए। इसका परिमेयकरण करने का तरीका, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, तो 2 - √3 और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ गुना, और नीचे जो वैल्यू उसका परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करने का तरीका क्या होता है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। सोल्व करिए, 12 √3 में 2 से गुना करेंगे तो 24 √3 यह वाला हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 12 √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3, 3 गुने 12 कितना, 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। ना आंसर हो रहा है 24 √3 - 36, 24 √3 - 36। इतना ही ऊंचाई से पेड़ आपका टूट करके गिरा है। अगला देखिए, तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट करता है, 1 + sin a बटा 1 - sin a, इसका मान क्या होगा। एक चीज यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए, देखिए 1 + sin a है ना, 1 + sin a बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका 1 - sin a है। हम क्या करेंगे ना कि ऊपर नीचे जो है 1 + sin a से गुना कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 + sin a से ऊपर में भी गुना और 1 + sin a से नीचे में भी गुना। रूट लगा हुआ है तो हम रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू सेम है। सेम वैल्यू का मतलब यह कटेगा, एक ही आएगा ना, और किसी भी नंबर में 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता है। अब 1 + sin a ऊपर भी है, 1 + sin a नीचे भी है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर होगा। ऊपर में इतना हो गया, और नीचे में देख लीजिए क्या है, 1 - sin a × 1 + sin a, यानी a - b × a + b, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर a, और माइनस b स्क्वायर यानी sin a स्क्वायर a हो जाएगा। रूट में है तो रूट लगा दीजिए। अब दोनों का रूट करिए, स्क्वायर के रूप में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 1 + sin a हमारा ऊपर में होगा, और नीचे में देख लीजिए 1 - sin स्क्वायर a का मतलब cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a का वर्गमूल क्या होगा, cos a हो जाएगा, होगा। तो भाई 1 - sin स्क्वायर a कितना होगा, cos स्क्वायर a, और जब रूट करेंगे तो cos a। cos a से दोनों में भाग करिए, तो जब 1 में cos a से भाग करिएगा तो sec a होगा, प्लस है तो प्लस, sin a में जब cos a से भाग करिएगा तो आपको पता है sin a बटा cos a क्या होता है, tan a, तो sec a प्लस tan a, यही आपका क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यह जो क्वेश्चन है वो आपका साइन के साथ भी देता है, कॉस के साथ भी देता है। साइन के साथ देगा तो भी इसी तरीके से सोल्व करना है, कॉस के साथ देगा तो भी इसी तरीके से सोल्व करना है। हम इस चीज को देख के बता सकते हैं, देखिए 1 + sin a है ना, ऊपर में क्या रह जाएगा, 1 + sin a रह जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा cos a, बस इतना सा। और इसको सोल्व कर लीजिए, 1 बट्टा कॉस कितना हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस सेक हो जाएगा, और साइन बट्टा कॉस क्या होगा, साइन बट्टा कॉस आपका tan हो जाएगा, क्योंकि 1 - sin a × 1 + sin a, यानी 1 - sin स्क्वायर a, नीचे cos a आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए,
a प्लस 1/a का मान -3 है। a प्लस 1/a का मान क्या है यहाँ पे? -3 है, ठीक है। इसका मान आपका -3 है। हमें क्या बताना है? a टू दी पावर 6 प्लस 1/a टू दी पावर 6 का। तो देखिए a प्लस 1/a का मान इस क्वेश्चन में है -3। इससे अगर हम मान निकाले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर -2, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। a प्लस 1/a का मान दे करके इसका मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? -3 का करेंगे स्क्वायर और -2 करेंगे। तो -3 का स्क्वायर +9 और +9 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जब भी x प्लस 1/x का मान पता हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तो हमें क्या करना है? स्क्वायर -2 करना है। अब इस वैल्यू से देख लीजिए, इस वैल्यू से हमें क्या निकालना है? a टू दी पावर 6। तो a टू दी पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस 1/a स्क्वायर का होल क्यूब। आप बोलिएगा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है ना, पावर 6 तो आ ही जाएगा। अब हमें दरअसल यहाँ पे क्या करना है? देखिए यहाँ पे इसको अगर हम मान लेते हैं x और इसको x मानते हैं, तो x प्लस 1/x का मान दिया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है। तो क्या करना है? यहाँ जो वैल्यू है एक बार इसका कर लेना है क्यूब और एक बार इसी वैल्यू को तिगुना और प्लस है तो यहाँ रहेगा माइनस। 7 का क्यूब 343, या शॉर्टकट ट्रिक्स है, 7 या 21, 343 में से 321 माइनस करिएगा 322। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन रहा है। और सारे अलजेब्रिक बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए गए हैं, उसके वीडियोस को भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जब आप मैथ्स वाटिका पे सर्च करिएगा तो पूरा का पूरा जो है वो ट्रिक आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो यह था इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह का क्वेश्चन था, और साथ ही साथ इसका रिवीजन आप जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो है आगे चल के परेशान कर सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा भी। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।